गुड इवनिंग एवरीवन। हमने पिछली बार प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स एज वेल एज उनके जो वेरिएशंस है उनके बारे में डिस्कस किया है। जो ये प्रोटीन लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इतना डाइवर्सिटी अभी हमें जो मिला है, अभी हम उन्हें एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए हम उसको प्यूरिफाई करने वाले हैं। हम आज प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स देखेंगे, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो मोस्टली ऐसे हम कह सकते हैं थेरोटिकल एक्सपेरिमेंट है, और उसका और जो हमने प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स पढ़े हैं उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो आज हम जब प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद क्रोमैटोग्राफी पढ़ेंगे और उनके टाइप्स पढ़ेंगे, और लास्ट में हम एसडीएस पेज पढ़ेंगे। ये 5 मेजर टेक्निक्स है, ये जो 5 मेजर क्या कह सकते हैं हम टेक्निक्स है जो हम बेसिकली यूटिलाइज करेंगे फॉर आर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगेशन से जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एज द नेम सजेस्ट कि उसके अंदर जो है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका यूज किया जा रहा है एज टू सेपरेट द एलिमेंट्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम यूज किस तरीके से करेंगे, तो लेट्स कंसिडर ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे मेरा टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मेरे लेट्स से मेरा सेल है, सेल को मैंने लाइस आउट कर दिया है, लेट्स से सोनिकेशन यूज करके सेल को लाइस आउट किया है। उसके जो अंदर के पूरा जो मटेरियल है मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो मटेरियल के अंदर क्या क्या होगा, ऑर्गेनेलिज होंगे, मेम्ब्रेन्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, और प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, और लाइक मोस्टली आयंस वगैरह रहेंगे। मोस्टली केमिकल स्ट्रक्चर्स रहेंगे, प्लस उनके जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स लाइक मतलब थोड़े नॉट मैक्रोस्कोपिक बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो थोड़े प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स है लाइक ऑर्गेनेलिज, वो सब होंगे। तो वो सब इस बेसिकली ट्यूब के अंदर हम डाल देंगे। इस ट्यूब को लेट्स से मैं ओमेगा की फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल, ये बेसिकली पार्टिकल की अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाऊंगा तो ये पार्टिकल को इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, इसको इसकी तरफ फोर्स जो लगेगा वो लगेगा मोस्टली हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन एज इन सेंस जो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो लगेगा, विस्कस फोर्स कह सकते हैं, और इस तरह उसको एक बॉयंसी फोर्स लगेगा। बॉयंट फोर्स होगा रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। यहाँ जो जी है ये हमारा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर है। अभी अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, वो जो इक्वेशन होगा दैट विल बी मेरा लाइक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कि मेरा जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है दैट विल बी इक्वल टू मेरा फोर्स बायंसी प्लस फोर्स रेजिस्टिव। यहाँ पे जब मैं फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि मास m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल्स टू फोर्स बायंसी मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज जी, प्लस ऑफ जो मेरा ये लग रहा है मेरा रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, मेरा रेजिस्टिव फोर्स जो F होगा ये बेसिकली मेरा जो लेट्स से एक F कोएफिशिएंट है, छोटा वाला स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सॉरी छोटे वाले एफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये होगा उसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बेसिकली उसको लगेगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमें एक पर्टिकुलर ये मिलता है दैट v डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू आर इज इक्वल्स टू मास multiplied by 1 minus of density of the liquid by density of the particle divided by जो हमारा कोएफिशिएंट है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जिसे हम कहते हैं वो होगा। इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में स्वेडबर्ग्स यूनिट कहते हैं या फिर एस कहते हैं, तो उसको स्वेडबर्ग कहते हैं। इस पर्टिकुलर स्वेडबर्ग को अगर हम एनालाइज करेंगे, इसके अंदर जो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वेरिएशन है इसमें मास की वजह से आ रहा है इस फॉर्मूला में, मतलब जो हमारा एक एस्पेक्ट्स है लाइक फॉर एग्जांपल एक मेरा लाइक ऑर्गेनेल है या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसका मास का जो बेसिकली पैरामीटर है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहा है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मतलब सराउंडिंग के बेसिकली जो उसका सराउंडिंग का और उसका कैसा फिजिकल इंटरेक्शन होगा, लाइक कितना उस पर फोर्स लगेगा, वो इधर से इनकॉर्पोरेट हो रहा है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। और जो इसका ये फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है ये हमें उसके साइज ये उसके शेप के बारे में बताता है, ये उसके साइज के बारे में बताता है ये पैरामीटर, एंड ये बेसिकली उसका मास बताता है। लेट अस कंसिडर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और सर हमें ये वाला फॉर्मूला देते हैं, ये वाला, और हमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं।
लेट्स कंसिडर सर, ये पूछते हैं कि मेरे पास लेट्स से दो पर्टिकुलर मासेस है, दो पर्टिकुलर सॉरी ऑब्जेक्ट्स है, उनका मास इक्वल है m1 इज इक्वल टू m2 और डेंसिटी भी इक्वल है ρ1 इज इक्वल टू ρ2, बट दोनों का शेप अलग अलग है। तो इसकी इस इक्वेशन के अंदर इस मास का टर्म जो है वो दोनों के लिए बराबर है। फ्रिक्शनल जो ये हमारा ये है ये वाला पैरामीटर, मतलब जो हमारा शेप है, नॉट शेप सॉरी साइज है, ये वाला पैरामीटर सेम है। तो जो डिफर करेगा वो मात्र शेप का पैरामीटर डिफर करने वाला है यहाँ पे। तो लेट्स से स्फीयर, ये बेसिकली जो मेरा स्फीयर है, लेट्स से उसका r1 रेडियस है, साइमल्टेनियसली इसका लेट्स से r2 रेडियस है। सो लेट्स कंसीडर r2 इज ग्रेटर देन r1, तो उसके अकॉर्डिंग ही विस्कस फोर्स लगेगा। और जो हमारा वेलोसिटी है एज इन सेंस, ये इसके जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स पे ये पर्टिकुलर हमारा जो आर एच एस है वो डिपेंड करेगा, इसके बेसिस पे हमारा एल एच एस डिपेंड करेगा। साइमल्टेनियसली उसका वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से वो पर्टिकुलरली ट्यूब के अंदर ट्रैवल करेगा, वो डिपेंड करेगा। लाइक ये सारे पैरामीटर्स उसको अफेक्ट करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर तीन जो हमारे एस्पेक्ट्स है, लाइक मास, साइज एंड शेप, इन तीनों की वजह से हमारे वेलोसिटी पे असर पड़ेगा। एज इन सेंस ये आरएचएस ये एलएचएस को अफेक्ट करता है, और साइमल्टेनियसली हमारा बेसिकली जो है हमारा प्यूरिफिकेशन, नॉट प्यूरिफिकेशन एज इन सेंस, हम कह सकते हैं ग्रेडेशन हम डेवलप कर सकते हैं ड्यू टू इन ड्यू फोर्स। अभी लेट्स कंसिडर कि ये मेरा ट्यूब है, ओके सॉरी, लेट्स से sorry for that. सो लेट अस कंसिडर ये हमारा ट्यूब है। सो इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर लेट्स से मैं जो हमारा मीडियम है उस मीडियम का डेंसिटी को वेरी कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे डेंसिटी लेट्स से मेरा बढ़ रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो मेरा जो फॉर्मूला था वो था मास इंटू 1 माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टी इनटू, इसको हम बेसिकली स्वेडबर्ग कहते हैं, वन स्वेडबर्ग ऐसा हम बेसिकली कहते हैं as mentioned above. सो यहाँ पे लेट अस कंसिडर कि एक पर्टिकुलर उसको सेंट्रीफ्यूग दिया है और ये मेरा पार्टिकल जो है ये जा रहा है। तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल ट्यूब को मैंने ऐसे वर्टिकल करके दिखाया है, नो फॉर लाइक कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। सो यहाँ पे जैसे मेरा वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से जब पार्टिकल जाएगा, मूव करेगा, तो जैसे मैंने कहा कि डेंसिटी बढ़ रहा है नीचे जाते जाते, पर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अगर मेरा बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, वन बन जाएगा, न्यूमरेटर में जीरो आएगा। तो ये बेसिकली जो मेरा ये होगा वेलोसिटी होगा, इसमें द वेलोसिटी विल बी जीरो, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जो मेरा ऑर्गेनिली है वो स्टैटिक हो जाएगा, नॉट ऑर्गेनिली बट कौन सा, लाइक ऑर्गेनिली है कि लिक्विड है कि लाइक व्हाट है, तो वो बेसिकली वहां जाके स्टैटिक हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि लाइक किस पर्टिकुलर लाइक वेलोसिटी पे, किस पर्टिकुलर डेंसिटी पे लाइक क्या होगा करके। सो ये एक पर्टिकुलर टेक्निक है जिसकी बेसिस पे हम उसको ग्रेडेशन कर सकते हैं, लाइक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा। तो लेट्स से सर ने अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि डेंसिटी अगर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें वो फर्दर मूव नहीं करेगा और स्टैटिक रह जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट। सो ये बेसिकली था एक रफ आइडिया और एक ओवरऑल आइडिया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन पे। नेक्स्ट टेक्निक हम अभी डिस्कस करने वाले वो है क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफी जो है, जो दो वर्ड से बनता है, क्रोमा जिसका मतलब कलर होता है, और ग्राफीन इसका मतलब होता है टू प्रिंट। सो
पहले क्या हुआ था, जब सबसे पहले जब क्रोमैटोग्राफी किया था वो कलर पिगमेंट्स का किया था, जिसकी वजह से जो हमारा क्रोमैटोग्राफी का पेपर है उसके ऊपर कलर स्पॉट्स आए थे, क्लोरोफिल मीज़ैंथोफिल्स वगैरह कैरोटेनॉइड्स की ये आए थे, इम्बाइबेशंस आए थे, मतलब उनके बेसिकली लाइक वो इनडायरेक्टली इम्बाइब्ड हो गए थे, लाइक प्रिंट हो गए थे इस पर, तो इसीलिए उसको क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। तो अभी सबसे पहले हम जो है वो जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी का हम सबसे पहले डिस्कस है। तो अभी जितने भी मैं क्रोमैटोग्राफी के बारे में डिस्कस करूंगा उनके अंदर चीज़ें कॉमन क्या रहेंगी, कि मेरे पास बेसिकली इसको मैं कॉलम कहूंगा, जो बेसिकली मेरा ट्यूब है उसको मैं कॉलम कहूंगा इस लैंग्वेज में। इसके अंदर मेरा जो मटेरियल है ये बेसिकली मेरा होगा स्टेशनरी फेज, और इस स्टेशनरी फेज को मैं मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। इसके अंदर में मूव करने वाला जो फेज है उसको मैं मोबाइल फेज कहूंगा, मोबाइल फेज। सो अभी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, वेदर वो इंटरैक्शन मेरे केमिकल इंटरैक्शंस है या फिजिकल इंटरैक्शंस है, उसके बेसिस पे मैं मेरे पर्टिकुलर जो मेरा मोबाइल फेज के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ और इनडायरेक्टली मैं उसको प्यूरिफाई कर सकता हूँ। सो अभी सबसे पहले तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉरी, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर मैं जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी की बात करता हूँ, जो ये स्टेशनरी फेज होता है ये रेजिन्स से बने होते हैं। सो रेजिन्स क्या है, रेजिन्स आर नथिंग बट पॉलीमर्स, हम जस्ट अभी इसको कंसिडर करते हैं, ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं जानेंगे। पॉलीमर्स है, ये पॉलीमर्स कैसे होता है कि इसका बेसिकली लेट्स से ये एक पर्टिकुलर रेजिन का बीड है, बीड बीड, इस पर्टिकुलर रेजिन के बीड के ऊपर ना पोर्स रहेंगे, उसको मैं सीव्स कहूंगा, पोर्स रहेंगे और इसके अंदर ऐसे चैनल्स रहेंगे। सो ऐसे बहुत सारे बीड्स रहेंगे मेरे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। सो लेट अस कंसिडर मेरा जो मेरा मोबाइल फेज है उस मोबाइल फेज में मैंने लेट्स से मेरे पास दो लाइक ये है एक स्मॉल सर्कुलर और एक लार्ज सर्कुलर मेरे एंटिटीज है, और अगर मैंने इनको इनके अंदर डाल दिया तो जो स्मॉलर वाले हैं दे विल बी इजी, दे वुड बी इजी, सॉरी, they will be easily permitted through these pores, मतलब वो easily इन pores के थ्रू जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर जो मेश वर्क है इसके अंदर ही वो लाइक कोलाइड करके बाहर आने का ट्राई करेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी लेट अस कंसिडर मेरे पास बड़ा वाला जो मेरा पार्टिकल है इट वोंट बी एबल टू गो विद इन, देयरफॉर क्या होगा कि ये इसके बाहर से ही चला जाएगा। ये मेजर मेरा प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे मेरा पर जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी वर्क करता है, एज इन सेंस कि मेरे पास लेट्स से मेरा एक कॉलम है, एक कॉलम के अंदर लेट्स से मेरे पास ये बीड्स है, तो लेट्स से मैंने यहाँ छोटे वाले और बड़े वाले लेट्स से मैंने डाल दिया। छोटे वाले जैसे ये वाले जो पार्टिकल्स है जब इसके अंदर जाएंगे तो ये डिफ्यूज होंगे, तो सारी जगह डिफ्यूज होने के बाद कुछ पार्टिकल्स इनके अंदर चले जाएंगे और जो बाकी के पार्टिकल्स है जो बड़े वाले ये बाहर से डिफ्यूज होंगे। तो जो छोटे वाले पार्टिकल्स है वो इनके अंदर ही जब डिफ्यूज होंगे तो ब्राउनियन मोशन दिखाएंगे और यहाँ ये कोलाइड होते जाएंगे और बहुत लाइक क्या कहते हैं बहुत देर के बाद बाहर आएंगे। तो इस पर्टिकुलर जो मेरा सेटअप है तो इस सेटअप को लेट्स से मैं ऐसा कहता हूँ, तो सबसे पहले जो प्यूरिफाई होगा वो मेरे लार्जर प्रोटीन्स होंगे। तो लेट्स कंसिडर मेरे पास सो लेट्स से ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है और लेट्स से टाइम इज इक्वल्स टू t है, ऐसा हमारा ट्रांजिशन हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे मेरा सबसे पहले मोबाइल फेज डाला था तो मेरे पास सबसे पहले लेट्स से वायल है, ये वायल, इस वायल के अंदर मैंने लार्ज प्रोटीन्स मैंने कलेक्ट कर ली। लार्ज प्रोटीन्स मैंने कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे छोटे वाले जो प्रोटीन्स है वो देर से आएंगे, इसीलिए क्या होगा ये जो मेरा वायल है वो भरता जाएगा इसके साथ। ले फॉर एग्जांपल ये वायल नंबर 1 है, मैंने निकाल दिया, अभी मैंने वायल नंबर 2 को मैं भर रहा हूँ,
और वायल नंबर 2 भरने के बाद जब मेरा टाइम आएगा, जब टाइम इज इक्वल्स टू टी, लेट्स से मेरा मीडियम वाले पार्टिकल, तो ये मीडियम वाले पार्टिकल्स इसके अंदर चले जाएंगे साइमल्टेनियसली, जैसे टाइम टी इज इक्वल्स टू टी डैश पे स्मॉल वाले पार्टिकल्स आएंगे। तो लेट्स से प्रोफेसर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल कि मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं जिसके अंदर वॉल्यूम जो एल्यूट होगा, एल्यूट होने का मतलब होता है कि इस बेसिकली जो मेरा ये है क्या है, कॉलम है, इस कॉलम के अंदर जब मैंने मेरा पर्टिकुलर प्रोटीन डाला है जो बेसिकली मेरा प्यूरिफाई होगा, तो प्रोटीन ऐसे ही नहीं डाल सकता मैं उसको मुझे एक बफर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और उस बफर को इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो जो बफर है वो मेरा लिक्विड होगा यहाँ पे, तो मोबाइल फेज है वो मेरा लिक्विड है और स्टेशनरी फेज है मैं उसको सॉलिड ऐसा कंसिडर करूंगा इस केस के अंदर। सो जब मेरा ये पर्टिकुलर इसके अंदर जाएगा तो प्रोफेसर क्वेश्चन क्या ऐसा लाइक पूछे अगर कि मेरा क्या मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं कि वॉल्यूम मेरा जितना एल्यूट हुआ है उसका और पर्टिकुलरली साइज का। लेट्स से प्रोफेसर कहते हैं कि वॉल्यूम एल्यूटेड और साइज का जो मेरा ये है ना वो ऐसा है, मतलब छोटा वाला साइज अगर होगा तो वो बेसिकली बीड के अंदर ही रहेगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम के बाद वो बाहर आएगा, इसका मतलब वॉल्यूम जो एल्यूट होगा वो ज्यादा होगा और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मतलब बहुत बड़े साइज के प्रोटीन के लिए वॉल्यूम जो एल्यूटेड होगा वो कम होगा। तो लेट्स से प्रोफेसर पूछते हैं कि इज इट अ गुड ग्राफ और इज इट लॉजिकल टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एल्यूटेड एंड साइज। तो हम कह सकते हैं यस टू सम एक्सटेंट ये हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या आएगा यहाँ हम जो हमारा वॉल्यूम है वो एल्यूटेड है उसको कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत है बिकॉज वॉल्यूम जो एल्यूटेड होगा वो इसके कॉम्पैक्टनेस पे डिपेंड करेगा। तो रीजन होगा नहीं, नो, बिकॉज ये उसके कॉम्पैक्टनेस पे डिपेंड करेगा, नंबर वन। और नंबर सेकेंड वो उसके लेंथ ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करेगा, कॉलम के लेंथ पे डिपेंड करेगा। और बिकॉज अगर कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगा तो फ्लूइड तो बाहर आ जाएगा बट हमारा जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे आएगा, इसीलिए जिस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा प्रोटीन आएगा उसके पहले जितना मेरा वॉल्यूम है अगर मैं उसको लूंगा तो वो मेरा एरर दिखाएगा। साइमल्टेनियसली जो मेरा लेंथ ऑफ द कॉलम है वो भी दिखाएगा, फिर डिफ्यूजन हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो लेंथ ऑफ द कॉलम वो सारे पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं एज टू रेक्टिफाइड, तो लेट्स से सेकंड क्वेश्चन सर ये पूछते हैं कि इन केस अगर मुझे उस मेरी इस गलती को सुधारना है तो अगर मुझे इस ग्राफ को सही करना है मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एनालॉजी लेते हैं। लेट्स से मेरे पास है लेंथ आयरन का रॉड है, इस आयरन का रॉड का एक रेजिस्टिविटी होगा, जैसे रेजिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है मैं होगा रो एल बाई ए। लेट्स से दूसरा आयरन का रॉड है उसका रेजिस्टिविटी भी सेम है बट लेट्स से उसका लेंथ अलग है, नॉट से आयन, लेट्स से निकल है तो इसका लेट्स से आयन का रो वन होगा इसका रो टू होगा, लेट्स से इसका एल वन है लेंथ और इसका एल टू लेंथ है। लेट अस कंसिडर रो वन है रो टू से बड़ा है तो इस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्या होगा रो वन एल वन होगा और डेंसिटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड क्या होगा रो टू इंटू एल टू। मुझे पता है इसका लेंथ कम है बट रेजिस्टिविटी ज्यादा है और इसका लेंथ ज्यादा है बट रेजिस्टिविटी कम है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस लेट्स से सेम आता है, लेट्स से सेम आता है, ये मैं बता रहा हूँ कि लेट्स से ये सेम आ रहा है करके। तो हम इसका बेसिकली जो ये है मतलब ये गलत हम कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ के डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड एरिया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया की बात करनी पड़ेगी, तो वो कितना रेजिस्टेंस देगा तब मुझे एक करेक्ट प्रॉक्सी मिलेगा। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बाय एरिया का रेशियो जो मेरा रेजिस्टिविटी है ये मेरा मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो साइमल्टेनियसली मुझे वॉल्यूम एल्यूटेड नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम एल्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टोटल स्टेशनरी फेज चाहिए होगा, जिसकी वजह से मैं बता पाऊंगा कि मेरा बेसिकली जो ये ग्राफ है उसके अंदर मैं इसे करेक्टनेस इंड्यूस कर सकता हूँ। तो लेट अस कंसिडर ये मेरा लेट्स से ये बीड है, बीड से मेरे है बहुत सारे, तो ये बीट्स है, बीट्स ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, लेट्स से उसको मैं वी बी कहता हूँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बी, और जैसे ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड है वी वी कहता हूँ उसको, तो इसके अंदर लेट्स से मैं टोटल वॉल्यूम को वी बी प्लस वी वी कह के कहता हूँ। तो यहाँ पे
जो मेरा एल्यूटेड वॉल्यूम है, उस एल्यूटेड वॉल्यूम का और मेरा जो टोटल वॉइड का वॉल्यूम है वी का, उनका जो डिफरेंस होगा, लेट्स से मेरा एल्यूटेड वॉल्यूम का जो और ये डिफरेंस है बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये मैं स्मॉल पार्टिकल्स के लिए बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत देर से एल्यूट हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वॉइड वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, बट एल्यूट जो मेरा हो रहा है वो मेरा जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आ गया। तो हम बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे पास ये जो कॉलम है ना, कॉलम के अंदर जब मैंने ये डाल दिया है, मेरा क्या डाल दिया है, लाइक मेरा प्रोटीन डाल दिया, तो मैं कंटिन्यूसली ऊपर से मैं बफर डाल रहा हूँ जिसके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो उसके बेसिस पे मुझे समझेगा कि मेरा वॉल्यूम कितना एल्यूट हुआ है करके। सो बिकॉज मेरा लाइक जो ये है प्रोटीन से जो छोटे वाले उनको टाइम लगेगा बाहर आने के लिए, तो जितना वॉल्यूम अगर मैंने इसके अंदर रखा, मैंने अगर उसको उतना ही रखा तो इसको ये नहीं मिलेगा, लेट्स से ये उसको बाहर आने से पहले ये मेरा खत्म हो गया, तो ये डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो उसको मुझे कंटिन्यूसली बाहर से डालते रहना पड़ेगा। तो ये मेरा करेक्ट प्रॉक्सी है कि वॉल्यूम एल्यूटेड बाय वॉल्यूम वॉइड, ये मुझे बताएगा कि ये मेरे जो ये है पार्टिकल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका साइज क्या है वगैरह, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्टेशनरी फेज। इसका अगर ना मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो ये पर्टिकुलरली उस पार्टिकल का जिसका साइज छोटा है, या फिर उस पर्टिकुलर साइज लाइक उस पर्टिकुलर साइज का के लिए ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है v माइनस वी बाई वी एस, ये उसको करस्पॉन्ड करेगा। इसीलिए जब मैं इसका और मॉलिकुलर वेट का लेट्स से ग्राफ प्लॉट करता हूँ ना, तब मुझे करेक्टली आएगा। तो इसका एक एडवांटेज होता है कि लेट्स से मेरे पास मॉलिकुलर वेट मुझे पता है पहले से कि क्या है, कर सॉरी, लेट्स से मेरे पास मुझे एल्यूटेड वॉल्यूम में कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो पता है मुझे क्या है करके, तो मॉलिकुलर वेट भी डायरेक्टली रिवर्स मॉडलिंग से बता सकता हूँ। लेट्स से मैंने ये थेरोटिकली कैलकुलेट किया, नॉट थेरोटिकली, प्रैक्टिकली ये मैंने कैलकुलेट किया है, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का मिल जाता है तो ये मैं बता सकता हूँ कि ओ इसका मॉलिकुलर वेट जो है वो इतना होगा करके। तो हमने ऐसे दो अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, और एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेट अस कंसिडर केस। अभी इस क्वेश्चन के अंदर सर हमें पूछेंगे कि हम जो है ना क्या अजम्पशंस लेने वाले हैं हमारे इसके लिए, इस पर्टिकुलर थिंग के लिए। तो हम जो अजम्पशन लेंगे वो ये होगा कि मेरा जो साइज है और जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूलर वेट उतना बड़ा साइज होगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, लेट अस कंसिडर साइज है, साइज से ज्यादा हम मोस्टली कह सकते हैं मेरा जो शेप है, शेप और ये मॉलिक्यूलर वेट है ना, मतलब ये जो है दोनों ये वाले हैं। सो मतलब एक दूसरे को हम करस्पॉन्ड कर सकते हैं, मतलब लीनियर रिलेशनशिप कैसा कह सकते हैं। तो लेट्स से मेरा बीड है, बीड के अंदर लेट्स से वॉइड है, इसके अंदर लेट्स से कोलेजन है। कोलेजन जो होता है मेरा रॉड लाइक प्रोटीन होता है, रॉड लाइक प्रोटीन कोलेजन होता है, और लेट्स से ग्लोबुलर प्रोटीन है। सो ग्लोबुलर प्रोटीन का लेट्स से मास कम है और कोलेजन का मास ज्यादा है। कोलेज जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके अंदर ओरिएंटेशन स्पेसिफिसिटी नहीं चाहिए, जैसे ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस है, तो उसके अंदर ओरिएंटेशन स्पेसिफिसिटी नहीं चाहिए। किसी भी ओरिएंटेशन में अगर ये अलाइन करेगा इसका एक्सिस तो वो सेम ही रहेगा, रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर, तो ये इजीली जा सकता है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये लाइक फॉर एग्जाम्पल कोलेजन है, ऐसा अलग है, ऐसा अलग है, इस तरीके, तो उसके अंदर वो सिमेट्री नहीं है, बट इसके अंदर वो सिमेट्री है। तो लेट्स से मेरा जो कोलेजन है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, बट ये मेरा इसके अंदर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा लेट्स से ग्राफ है ना, नॉट ग्राफ बट मेरा जो सबसे पहला वाला आएगा ना, वो मेरा क्या कह सकते हैं, मेरा लार्ज मतलब जो शेप है, शेप की वजह से एनॉमली आएगा मेरे पास, शेप की वजह से। तो लेट अस कंसिडर कि मैं क्वेश्चन को अलग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ग्लोबुलर प्रोटीन का मास मेरा बड़ा है और मेरा कोलेजन का मास लेस है, तो मुझे पहली बार जब ज्यादा मास जहाँ मिलना चाहिए थेरोटिकली, वहाँ मुझे कम मास मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है मुझे कम मास, बिकॉज मेरा शेप का मेरा डिफरेंस है, उस शेप के डिफरेंस की वजह से मेरा बेसिकली ये मेरा क्या कहते हैं, मेरा रीडिंग्स के अंदर एरर है। तो इसीलिए मुझे मेरा जो ये अजम्पशन है ये बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि लाइक हम क्या अजम्पशंस बनाएंगे, क्या हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट होगा, क्या होगा। तो ऐसे, तो ऐसा क्वेश्चन हम सर बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जो आपको कॉन्सेप्ट्स पता है जस्ट उनको ही घुमा फिरा के बताया गया है और पूछा गया है। सो मेरा जो नेक्स्ट जो है वो है अफिनिटी बेस्ड क्रोमेटोग्राफी। सो द वर्ड अफिनिटी का मतलब क्या होता है, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। अफिनिटी का, सॉरी वो थोड़ा सा मैं आई एम नॉट फेमिलियराइज्ड विद दिस सिस्टम ऑफ
software, so please forgive me for any inconvenience so caused. सो अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। सो यहाँ पे जो मेरा अफिनिटी है, अफिनिटी का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एंजाइम है, एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिकली, जैसे मैंने पिछले बार डिस्कस किया, वो अफिनिटी दिखाएगा एक पर्टिकुलर एंजाइम। लेट्स से मेरा दूसरा वाला केस में ले लेता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी है, वो एंटीजन के साथ दिखाए। जैसे बहुत सारे मेरे पास अफिनिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जेलेटिन है, वो फाइब्रोनेक्टिन के साथ दिखाएगा। लेट्स से मेरे पास लेक्टिन है, वो शुगर या ग्लाइकोप्रोटीन के साथ दिखाएगा। लेट्स से मेरे पास हेपारिन है, हेपारिन वो ग्रोथ फैक्टर्स के साथ दिखाएगा। वैसे करते करते ऐसे अब मेरे पास बहुत सारे ये आ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रीजन मैंने ऑलरेडी लिया है ना, इस रीजन को मैं मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई एज इन सेंस मैं क्या करता हूँ ना, इस पर्टिकुलर थिंग को ना दूसरे एक पर्टिकुलर जो मेरा ये स्टेशनरी फेज है ना, उसके अंदर एक लेट्स से मेरे पास अफिनिटी है, तो दो चीजों के बीच में अफिनिटी होगा, उसमें जो एक चीज है ना, मैं उसको इस पर अटैच कर देता हूँ और दूसरी चीज को मोबाइल फेस की तरह यूज करता हूँ। तो इससे होता क्या है, लेट्स से मेरे पास एंटीबॉडी एंटीजन अफिनिटी है, तो ये है, 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 ये है। तो यहाँ पे जब मोबाइल फेस के अंदर, जब मोबाइल फेस जब डालेंगे, तो यहाँ पे जो लेट्स से मेरे पास बहुत सारे टाइप के ये है, लाइक उसके लाइक मुझे प्यूरिफाई करना है, लेट्स से ये है, लाइक इस टाइप का मेरे पास जो है वो सबस्ट्रेट है, लाइक तो और लेट्स से इस टाइप का है, लेट्स से इस टाइप का है। तो इस ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बट इन तीनों में से जो इसके साथ फिट होगा वही करेगा। तो लेट्स से ये बेसिकली मेरा फिट हो रहा है, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो साइमल्टेनियसली जब मैं मिक्सचर इसके अंदर डालूंगा, तो जो इसके साथ इंटरेक्शन दिखा सकता है स्पेसिफिकली अफिनिटी के साथ, वही इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, बाकी सब एल्यूट कर जाएगा। तो अभी पॉइंट क्या होता है ना, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो एक्सट्रीमली ये रहता है, स्ट्रांग रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसका जो एनवायरनमेंट है ना, उस एनवायरनमेंट के अंदर हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। लाइक हमें क्या करना पड़ता है, पीएच और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर जो मेरा अफिनिटी ये ब्रेक हो जाएगा, और ये जो मेरा प्रोटीन है जो मेरे अटैच था, मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, वो बाहर आ जाएगा। तो अभी इस प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जब मेरा बाहर आ जाएगा, तो इसके अंदर जो एरर का फैक्टर है, ये जो इंपॉर्टेंट है, एरर का फैक्टर है, वो ये है कि जो मुझे पीएच है वो मुझे 2 या 3 के आसपास ले जाना पड़ेगा, जिसके कारण मेरा जो ये है अट्रैक्शन है और अफिनिटी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट पॉइंट इज, अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है पीएच 2 3 पे, तो साइमल्टेनियसली जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया, ये इसको इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल आर्किटेक्चर, ये इसको भी हिंडर करेगा और इसको भी वो अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो इसको लेट्स से मैं प्रोटीन को प्यूरिफाई कर रहा हूँ, तो ये इस प्रोटीन जब मैं प्यूरिफाई करूंगा, और प्यूरिफाई करने के बाद लेट्स से मैंने उसको ये दिखाया, मैंने उसका लेट्स से मैंने एक्टिविटी देखा, तो मुझे एक्टिविटी नहीं देखेगा, बिकॉज वो प्रोटीन जो है वो मिसफोल्ड हो जाएगा। मिसफोल्ड एज इन सेंस वो जो फोल्डेड है वो अनफोल्ड हो जाएगा, नॉट मिसफोल्ड बट अनफोल्ड हो जाएगा। सो थर्ड वाला है, वो है मेरा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर अगर हम देखें, तो दो टर्म्स आते हैं, आयन आता है और एक्सचेंज आता है। सो आयंस जो है, लेट्स से मेरे पास मेरा मोबाइल फेस है, उस मोबाइल फेस के अंदर लेट्स से कैटायंस और एनायंस हैं। तो मेरा जो स्टेशनरी फेज है, लेट्स से ये नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगा, इसमें से पॉजिटिवली चार्ज को एक्सचेंज कर देगा। ये पॉजिटिवली चार्ज जो मेरे आयंस रहेंगे, ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम से पॉजिटिव चार्ज जो बेसिकली हो वो निकल जाएगा। अभी इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, तो ये साइमल्टेनियसली क्या करेगा, जो मेरा ये है बेसिकली मेरा स्टेशनरी फेज है, वो जो मेरा काउंटर आयन है, वो काउंटर आयन पॉजिटिव इसको प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो ये प्रोटीन है, एज मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन का मुझे स्ट्रक्चर जो है वो मुझे इंटैक्ट रखना है। अगर स्ट्रक्चर मेरा लेट से डिसमेंटल हो गया, तो जो मेरा प्रोटीन प्यूरिफाइड होगा, प्रोटीन प्यूरिफाई का जो एफिशिएंसी होगा, मेरा जो डिलीवरी का रिएक्शन का, वो बहुत कम हो जाएगा,
जाएगा और मेरा प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का जो एम होगा वो अकम्प्लिश नहीं होगा, जिसके कारण मेरा जो क्रोमैटोग्राफी है वो फेल हो जाएगा। तो एज एन सेंस मुझे अभी क्रोमैटोग्राफी दिखाना पड़ेगा। सो इसके अंदर दो टाइप के होंगे, आयन एक्सचेंजर्स हो गए, एक एनायॉनिक एक्सचेंजर्स होंगे, मतलब जो एनायंस को एक्सचेंज करेंगे सराउंडिंग से, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जो मेरे स्टेशनरी फेज होगा। और जैसे कैटायनिक एक्सचेंजर्स है, मतलब जो कैटायंस को एक्सचेंज करेंगे, मतलब मेरा स्टेशनरी फेज नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पे, बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज है इसलिए वो कैटायंस को कर सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एनायंस जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज को इसीलिए कर सकते हैं बस नेगेटिवली चार्ज है, अपोजिट चार्ज का ये है। सो लेट अस कंसिडर यहाँ पे जो मेरे एक्सचेंज अगर मुझे करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे बाइंडिंग करना पड़ेगा। बाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगा तो बेसिकली उसका काउंटर आयन दे देगा। यहाँ पे जब मेरा लेट्स से ये बाइंडिंग जब हो रहा है, तो ये हो रहा है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, मतलब केमिकल लेवल पे जो केमिकल नेचर है उसके उस बेसिस पे हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आयोनिक नेचर है उसके बेसिस पे जो है वो हो रहा है। तो मेरा दो टाइप के बेसिकली ये होते हैं, आयोनिक ग्रुप्स होते हैं, वही जो एक स्ट्रांगली आयोनाइजेबल है, कंप्लीटली आयोनाइजेबल होंगे। कंप्लीटली आयोनाइजेबल एज इन सेंस कैसा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल SO3H है, या फिर मेरा NR3OH है, ये वाले। तो ये NR3H कैसा होगा, NR3 प्लस प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो सकते कंप्लीटली, और ये जो है SO3 माइनस और H प्लस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं। अभी एक-एक जो होंगे नेगेटिवली चार्ज, लेट्स से कहते हैं C डबल बॉन्ड OH है, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, प्लस H प्लस, और लेट्स से ये मेरे पास ये मेरा NH2 होगा प्लस H प्लस होगा। सो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास जो है ना मेरा स्टेशनरी फेज है। इस पर्टिकुलर स्टेशनरी फेज को मैं मुझे सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे चार्ज इंड्यूस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे मेरा वर्किंग मैकेनिज्म है मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लेट अस कंसिडर मेरे पास लेट्स से ये है मेरा स्ट्रॉन्ग वाला आयोनाइजेबल ग्रुप जो है इन लूज अफिनिटी विथ OH माइनस। इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर अगर मैंने X माइनस और Y माइनस का मिक्सचर डाल दिया, तो क्या होगा कि X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन को रिलेटिवली अगर लेट्स से बेसिकली हाई है और इसका एफिनिटी इसके साथ लेट्स से हाई, तो क्या होगा कि जो NH4 प्लस है ना, ये X माइनस के साथ आयोनिक बॉन्डिंग बेसिकली दिखा देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा बाकी का जो भी है लाइक Y माइनस है जो बेसिकली वीकली है, तो वो एल्यूट आउट हो जाएगा और सिर्फ ये बच जाएँगे मेरे पास। सो जब मेरे पास ये बच जाएँगे, मैं फिर उसको अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको Cl माइनस के हाई कॉन्संट्रेशन से मुझे पास करना पड़ेगा, जिसकी वजह से NH4 प्लस है, Cl माइनस है, प्लस ये X माइनस है और ये अभी एल्यूट आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरा जो नॉन बेसिकली इंटरैक्टिंग पार्ट था Y था, वो तो पहले ही एल्यूट हो गया। अभी मैंने X को भी एल्यूट आउट कर दिया, जिसकी वजह से मैंने ऐसे चार्ज के बेसिस पे मैंने बेसिकली एल्यूशन मैंने अपना दिखा दिया है। सो इसके बाद मैं इसको OH माइनस ऐड कर दूँगा, जिसकी वजह से मेरा जो ये है रेज़िन है वो रिकवर हो जाएगा। रिकवरी ऑफ माय रेज़िन। सो मेरा जो इंटरैक्शन है, जो मेरा अभी ये हो रहा है, वो प्रोटीन और इसके बीच में अगर हो रहा है, तो ये किस बेसिस पे हो रहा है? ये नंबर 1 हो रहा है, मेरा नेचर कैसा है ऑफ मेरा पर्टिकुलर रेज़िन, मतलब वो स्ट्रांगली आयोनाइज़ेबल है कि वीकली? अगर वीकली आयोनाइज़ेबल है, तो मैं बफर का पीएच चेंज करके उसका एक्सटेंट ऑफ आयोनाइज़ेशन में चेंज कर सकता हूँ। मतलब एक्सटेंट ऑफ उसका इक्विलिब्रियम को ली-शैटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आगे या पीछे कर सकता हूँ बाय पीएच चेंज। कैसे मैं पीएच चेंज कर सकता हूँ? मैं H प्लस के कॉन्संट्रेशन को ये कर सकता हूँ, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर का कॉन्संट्रेशन मैं रेगुलेट कर सकता हूँ ड्यू टू ली-शैटलेस प्रिंसिपल, जैसे मैंने कहा पिछली बार। और उसकी वजह से मैं बेसिकली डिफरेंशियल लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है स्टेशनरी फेज में जनरेट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो अफिनिटी है वो चेंज होगा और उसके बेसिस पे मैं एल्यूट आउट भी अलग-अलग तरीके से कर सकता हूँ। तो नेचर पे डिपेंड करेगा नंबर 1। सेकंड है टेम्परेचर पे, रेट काइनेटिक्स जो है इसका बेसिकली उस पर होगा, बिकॉज़ मुझे पता है कि K इक्विलिब्रियम और K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, और K जो है बेसिकली मेरा टेम्परेचर से होता है, लाइक K जो होता है वो A इंटू e टू द पावर माइनस ये बाय RT होता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये आर्रीनियस फैक्टर है, ये मेरा ये है एक्टिवेशन बैरियर है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिस पर वो डिपेंड करेगा वो होगा सराउंडिंग। सराउंडिंग के अंदर मेरे 2 आएँगे,
एक होगा मेरा लेट्स से आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, और एक होगा मेरा जो मेरा पीएच कॉन्सेंट्रेशन, पीएच आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन और पीएच। सो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन और पीएच पे मेरा ये जो है बेसिकली डिपेंड करेगा। सो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन पे वो कैसे डिपेंड करेगा, लेट्स से मेरे पास NH3 प्लस था और X माइनस था, तो जो मेरा Cl माइनस है वो इसके साथ कॉम्पिटिट करेगा बाइंडिंग करने के लिए, इसकी वजह से आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है। और पीएच इसीलिए मैटर करता है बिकॉज हर एक पर्टिकुलर प्रोटीन का एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा जिसके ऊपर उसका जो पीएच है न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब बेसिकली उसका जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। सो इसका अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज ऑल्सो पीएच ओनली, सो अगर उस पर्टिकुलर पीएच का अगर मेरा सराउंडिंग होगा तो इसका ये चार्ज इस पर नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसका मतलब अट्रैक्शन दिखाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा जो क्रोमेटोग्राफी है वो फेल हो जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है वो। सो अगर मुझे मेरे प्रोटीन को एल्यूट आउट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे अभी हमने देखा कि जैसे मेरे पास कॉलम है, उसके अंदर बीड्स है, वो बीड्स को मैंने क्या कर दिया, उसको मतलब उस पर जो ग्रुप्स है उसको मॉडिफाई कर दिया, उस पर मैंने मेरे जो आयोनाइजेबल ग्रुप से वो लगा दिया है, उनका बेसिकली इंटरैक्शन होगा, डिफरेंशियल इंटरैक्शन वगैरह सब होगा, उनका जो बेसिकली प्रॉपर्टीज है इस पर डिपेंड करेगा और उनका अट्रैक्शन वगैरह होगा। सो ये जो है ना, अगर मुझे एल्यूट आउट करना है तो इसके मुझे अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के अंदर मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो मैं पीएच को चेंज कर सकता हूँ, मैं आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सकता हूँ। सो इस दोनों की वजह से क्या होगा, मैं प्रोटीन को इफिशिएंटली एल्यूट आउट कर सकता हूँ बाहर। सो लेट्स से मेरे पास x माइनस और y माइनस है, और x माइनस और y माइनस दोनों बाइंड कर जाते हैं, तो दोनों का अगर अलग अलग ये होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, तो मैं pH को वैसे रेगुलेट करके सबसे पहले x माइनस और उसके बाद y माइनस भी निकाल सकता हूँ। तो ये भी बेसिकली आइडिया है जिसकी वजह से मैं मेरा जो बेसिकली आयन एक्सचेंज है उससे क्रोमेटोग्राफी जो बेसिकली मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट होगा हमारा SDSPH, जिसको हम सोडियम डो डिकाइल सल्फेट, बेसिकली हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सो लेट अस कंसिडर कि ये मेरा एक पर्टिकुलर चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इतना लगेगा QE। बट लेट्स ये स्फेरिकल है, तो इसको पीछे के डायरेक्शन में मेरा 6/eta RV भी लगेगा। सो मैं यहाँ से एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ कि जो मेरा लेट्स से ये है चार्ज डिवाइडेड बाय 6π eta r इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो मेरा वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा वो कितना होगा, तो मैं इस पैरामीटर से दूंगा। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पैरामीटर, जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा, इस पैरामीटर में भी मुझे इसका प्रॉपर्टी मिल रहा है ऑफ चार्ज, इसका मुझे मिल रहा है ऑफ विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का एज इन सेंस जो मेरा ये है सराउंडिंग है उसका बेसिकली मुझे ये मिल रहा है, और एक रेडियस है जिसका मतलब है मुझे उसके साइज के बारे में मिल रहा है। सो उसको मैं मेरा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऐसा लाइक हम उस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी करके। तो मेरा जो लेट्स से ये सोडियम डोडेकाइल सल्फेट है, अभी पॉइंट क्या होता है, हर एक प्रोटीन के पास ना, जो लेट्स से मेरे पास छोटा प्रोटीन है, वो छोटे प्रोटीन के पास हाई चार्ज हो सकता है बट छोटा वाला साइज हो सकता है, ऑन द कॉन्ट्री मेरे पास बड़ा वाला प्रोटीन हो सकता है जिसका चार्ज कम हो सकता है बट साइज बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से चार्ज बाय वॉल्यूम का रेशियो हो जो होगा, चार्ज दैट इज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो बदल सकता है हर एक के लिए, हर एक के लिए अलग अलग होगा। तो इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं उसको SDS के साथ इनकॉर्पोरेट करता हूँ, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट, ये डिटर्जेंट है, ये बेसिकली क्या करेगा, प्रोटीन जो होगा उसको अनफोल्ड कर देगा, और अनफोल्ड करने के बाद उसका जो बेसिकली ये है, जैसे अनफोल्ड करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर चार्ज दे देगा।
इस चार्ज के देने की वजह से जो चार्ज बाय वॉल्यूम का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट? नॉट कांस्टेंट रहेगा बट यूनिक रहेगा हर एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। लाइक छोटा वाला प्रोटीन है तो उसको लाइक जो पहला उसका इररिस्पेक्टिव, लाइक पहले उसका जो भी चार्ज बेसिकली था टू वॉल्यूम रेशियो, वो बदल के जो बेसिकली एसटीएस पेज उसको देगा वो होगा। साइमल्टेनियसली बड़े वाले के लिए अलग होगा, ऐसे करते करते हर एक के लिए जो चार्ज बाय मेरा वॉल्यूम रेशियो है वो बेसिकली मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। नॉट कांस्टेंट बट बेसिकली प्रोपोर्शनली जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो जो ये बेसिकली चार्ज है और ये वॉल्यूम रेशियो ये बेसिकली जो है मेरा ये कांस्टेंट रहेगा। चार्ज बाय 6/आर/वी ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। 6/η×r, सॉरी। तो बेसिकली लेट्स से मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं मेरे पर्टिकुलर जो मेरा लेट्स से यहाँ पे ये है मेरे पास वेल्स है। इस वेल्स के अंदर लेट्स से ये मेरा बेसिकली ये है पॉलीएक्रिलामाइड जेल है। तो इस जेल के थ्रू मैं इसको जब रन कराऊंगा तो जो मेरा पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा दूर तक माइग्रेट कर सकता है बिकॉज उसको कम विस्कस फोर्स लगेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो बड़ा वाला है वो पीछे ही रह जाएगा। तो इसकी वजह से साइड्स के अंदर ग्रेडेशन हम दिखा सकते हैं कि ये वाला प्रोटीन बेसिकली इस पर्टिकुलर साइज लाइक कर्लिक साइज को हम इस के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं हमारा बेसिकली ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। कि अभी इसके अंदर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या होता है? लेट्स फॉर एग्जांपल मेरा एंजाइम है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से डीएनए है। डीएनए लेट्स से मेरा पॉलीमरेज को लेट्स से बाइंड कर गया है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि लेट्स जो मेरा नॉर्मल डीएनए है और जो मेरा बाउंड डीएनए उन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा बिकॉज उन दोनों का जो बैंड होगा वो अलग अलग डायरेक्शन पे, लाइक अलग अलग जगह पे फॉर्म होगा। लाइक फॉर एग्जांपल और एक अगर एक क्वेश्चन है लाइक मैं नेक्स्ट टाइम वो करवाता हूँ, वो वाला बेसिकली क्वेश्चन पे आपको दे दूंगा। आप जस्ट उसमें सोचिए उस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ये कहता है कि लेट्स से मेरे पास सेल है, सेल के अंदर डीएनए है और डीएनए को मैंने एक एंटी कैंसर ड्रग से ट्रीट किया है और टोपोआइसोमरेज भी है मतलब सेल के अंदर। तो लेट्स से मेरे पास 3 वेल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले में सिर्फ मैं डीएनए डालता हूँ, दूसरे में मैं डीएनए प्लस जो मेरा लेट्स से मेरा ये है एंड जो मेरा टोपोआइसोमरेज है जो मैं वो डालता हूँ। और यहाँ पे मैं बेसिकली डीएनए प्लस टोपोआइसोमरेज प्लस मेरा जो ये है एंटी कैंसर ड्रग है मैं बेसिकली उसको डालता हूँ। और चौथे में मैं सिर्फ डीएनए और एंटी कैंसर ड्रग को डालता हूँ। सो मेरा जब मेरा बैंड्स जो है वो किस तरीके से फॉर्म होगा आप वो प्रिडिक्ट कीजिए। यहाँ पे आप आपके तरीके से अजम्पशंस ले सकते हैं, उसको आप एक बार प्रिडिक्ट कीजिए। और सेकंड जो मैं लाइक मतलब मैं ट्राई कहने का ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे मैकेनिज्म बताइए इस पर्टिकुलर थिंग के थ्रू कि जो आपने प्रिडिक्ट किया है कि लाइक बैंड्स कहाँ कहाँ होंगे और इस बैंड्स जो जो आपने प्रिडिक्ट किया इस प्रिडिक्टेड बैंड की बेसिस पे आप मुझे बताइए कि उस जो ड्रग है ड्रग का जो बेसिकली मेरा वर्किंग मैकेनिज्म है वो कैसा है। तो ये आप होमवर्क ले लीजिए। ओके सो हम एक छोटा सा भी एक्सपेरिमेंटल डिस्कस करेंगे जो लाइक प्रोफेसर ने क्लास में डिस्कस किया था। तो वो प्रोफेसर ने लिपिड्स के लेक्चर में किया था, हम उसको ही अभी करेंगे और जब देखेंगे ये लाइक क्या है करके। तो मेरा जो एम है इस एक्सपेरिमेंट का वो है क्वांटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन
लिपिड्स मतलब मेम्ब्रेन के जो मेरे लिपिड्स है जो अलग अलग टाइप के होते हैं, मुझे एक बताना है कि एक लेट से मेरे पास सेल है, तो एक सेल के अंदर कार्डियोलिपिन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है टोटल में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितना कार्डियोलिपिन है, प्लस मेरा इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितना है, गोल्गी के अंदर कितना है, इन सब का मुझे बता के ये बताना है कि कार्डियोलिपिन कितना है। इस ऐसे ही मुझे बताना है कि फॉस्फोडाइस्टर कितना है, फॉस्फोलिपिड्स कितने हैं, फॉस्फेटिडिल कोलिन कितना है। तो ऐसे करते करते मुझे बताना है कि बेसिकली मुझे क्वांटिफाई करना है हर एक चीज को। तो हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा लेट्स से सेल है, सॉरी, तो इस पर्टिकुलर जो सेल है, इस सेल को मैं लाइस आउट करूंगा, सबसे पहले तोड़ूंगा। लाइस आउट कैसे कर सकते हैं, सोनिकेशन कर सकते हैं, या फिर फ्रीज फ्रॉ साइकिल्स होते हैं वो कर सकते हैं। फ्रीज फ्रॉ साइकिल्स, इस फ्रीज फ्रॉ साइकिल्स के अंदर होता है कि सेल को एब्रप्टली और सडनली कोल्ड टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर से ये कहता है, लाइक हाई टेम्परेचर पे था, सडनली उसको कोल्ड टेम्परेचर पे लाया और सडनली हाई किया, तो इसकी वजह से क्या है, लिपिड्स की फ्लूइड डायनामिसिटी पे असर पड़ता है और वो सेल लाइस आउट हो जाता है। तो लेट्स से सेल लाइस आउट हो गया और सारा कंटेंट हमने एक पर्टिकुलर इसके अंदर ले लिया है, वाइल के अंदर ले लिया है। तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा सुपरनेटेड, इसके अंदर मेरे लिपिड्स होंगे और बाकी के यहाँ होमोजेनाइज्ड मिक्सचर होगा। किस चीज़ का होमोजेनाइज्ड मिक्सचर होगा, सेल ऑर्गेनेलिस का होगा, और मेरा जो ये एंजाइम्स होगा, राइबोसोम्स होगा, वो सब होगा। तो इन सब को मैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, जैसे जो मेरा फर्स्ट प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, मैं उसको यूज करूंगा, फर्स्ट प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, और मैं सिर्फ मेरे इसके अंदर कंटेनर के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स को रखूंगा प्यूरिफाई करके। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया है, प्रोटीन्स को अभी मैंने ये निकाल दिया है, मतलब प्रोटीन्स का मिक्सचर है ये निकाल दिया है, और जो लिपिड्स है जो हमें ऊपर से मिला था सुपरनेटेंट से, बिकॉज लिपिड्स का जो ये रहता है वो बहुत हल्के रहते हैं, तो वो मैंने उधर से ऊपर से निकाल दिया है। जो मेरे लिपिड्स है, इन लिपिड्स का मैं बेसिकली स्टडी करूंगा और बताऊंगा कि हर एक लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है, हर एक लिपिड का बेसिकली कॉम्पोजिशन क्या है, हर एक लिपिड बेसिकली उसका जो फंक्शनल पार्ट है, जो हेड ग्रुप है, वो वगैरह वगैरह मैं बेसिकली उसका बेसिकली मैं स्टडी करूंगा। और जो मेरा अजम्पशन है, ये मेरा फर्स्ट अजम्पशन है कि ये डेटा मुझे पता है करके। मेरा सेकेंड अजम्पशन है वो ये है कि मुझे पता है कि हर एक प्रोटीन का मुझे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पता है, हर एक प्रोटीन का मुझे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पता है। और मुझे ये पता है कि कौन सा प्रोटीन कौन से मेम्ब्रेन के अंदर है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 1 to 50 प्रोटीन्स मिलते हैं, तो मुझे ये पता है पहले से ही कि मेरा लेट्स से 137 वाले प्रोटीन्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के हैं, लेट्स से ये मेरे पास 8 9 और 11 है, ये मेरे गोल्गी के हैं, तो ये मुझे पहले से पता है। तो ये जो गिवन डेटा है उस बेसिस पे मुझे अभी मेरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है फॉर क्वांटिफिकेशन। तो सब फर्स्ट स्टेप तो हमने कर दिया, लाइस आउट करके प्रोटीन का मिक्सचर निकाल दिया। अभी मुझे प्रोटीन को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा। सेपरेट आउट कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करूंगा, और मैं क्या करूंगा, लेट्स से इस पर्टिकुलर लेट्स से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में लेट्स से मेरे पास ये है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जैसे मैंने कहा कि मैंने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे मैंने जो मेरा प्रोटीन्स को मैंने निकाल दिया है बाहर, मैंने अब क्या किया है, मैंने निकाला है। तो मैं ये काम करूंगा कि इस पर्टिकुलर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से लेके इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तक जो जितने भी मेरे सारे प्रोटीन्स जो लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे मिले हैं उनको लूंगा, और साइज के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। तो इधर से इधर तक लेट्स से ये रेंज ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है मैं करूंगा, मतलब इस पर्टिकुलर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए ये प्रोटीन करस्पॉन्ड करता है, ये करता है, ये करता है करके। तो मुझे अभी ये पता चल गया है कि इनका जो चार्ज है बेसिकली इस रीजन में कन्फाइंड है, इनका चार्ज है इस रीजन में कन्फाइंड है। तो मुझे पता है कि मेरा चार्ज का मेरे पास अभी मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया है। सेकेंड होगा अभी मुझे साइज से, साइज में कैसे करूंगा, साइज एक्सक्लूजन से, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या जेल परमिएशन जिसे हम कहते हैं उससे करूंगा। और मैं साइज को कंप्लीटली मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली मैं साइज के, तो मैंने साइज का बेसिकली मैं निकाल दूंगा कि बड़े वालों को मैं बेसिकली सेपरेट आउट कर दूंगा।
हर एक चीज से। और फिर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से मैं हर एक चीज का एफिनिटी मुझे और थर्ड अजम्पशन ये मेरा है इनडायरेक्टली कि मुझे हर एक का जो बेसिकली जो एफिनिटी का जो बेसिकली ये है लाइक एफिनिटी एंटिटी है वो मुझे पता है पहले से, तो उसके बेसिस पे भी मैं सेपरेट कर सकता हूँ सब लोग। तो ऐसे करते करते मैं क्या करूंगा, 50 वायल्स बनाऊंगा और हर एक वायल के अंदर मेरे प्रोटीन्स होंगे। मतलब जैसे टाइप 1 के जो प्रोटीन्स होंगे वो इसमें होंगे, टाइप 2 के इसमें होंगे, टाइप 3 के बहुत सारे इसमें होंगे, टाइप 4 के बहुत सारे इसमें होंगे। ऐसे करते करते मैं 50 वायल्स बनाऊंगा मेरे प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्निक से। तो जैसे मैंने ऐसे 50 वायल्स बनाया, तो इस पर्टिकुलर अभी मुझे पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होगा मेरा, इसके अंदर लेट्स से मुझे पता नहीं, लेट्स से ये एक्स मेम्ब्रेन है और लेट्स से ये एक्स डैश मेम्ब्रेन है, लेट्स से नॉट एक्स मेम्ब्रेन है, ए मेम्ब्रेन है, लेट्स से ए मेम्ब्रेन है, ये बी मेम्ब्रेन है। ए मेम्ब्रेन के अंदर एक्स वाई जेड जो है वो मेरे लेट्स से लिपिड्स है, एक्स लिपिड है, वाई लिपिड है, जेड लिपिड है, इसके अंदर एक्स डैश लिपिड है, वाई डैश लिपिड है और जेड डैश लिपिड है। तो मुझे ये पता है कि जो ये एक्स लिपिड है, ये वाई लिपिड है और ये मेरा जो पर्टिकुलरली जेड लिपिड है, ये मेरे लिपिड्स जो है ना, ये मेरे इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ इंटरैक्शन शो करते हैं, इसीलिए ये बेसिकली मेरा प्रोटीन है इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर स्टेबलाइज्ड है। साइमल्टेनियसली मेरे लेट्स से 1 3 और लेट्स से ये मेरा 10 प्रोटीन है, लेट्स से मेरे पास 2 है, 5 है और 6 प्रोटीन है, और ये वाला प्रोटीन है ये इनके साथ जो है मेरे स्टेबलाइज्ड है। तो मैं अभी इसके अंदर क्या करूंगा कि जो मेरा ये है, मैं अफिनिटी बेस्ड क्रोमेटोग्राफी फिर से रन करूंगा और इस बार मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे प्रोटीन्स को ऐसे अरेंज करूंगा, फर्स्ट प्रोटीन को यहाँ, सेकेंड प्रोटीन को यहाँ, ऐसे थर्ड प्रोटीन, मतलब फर्स्ट वायल का जो प्रोटीन है मैं इधर करते 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 ऐसे 50 वायल्स के प्रोटीन को अरेंज करूंगा। अभी मैं यहाँ ऊपर से मेरा लिपिड का जो कंटेंट है जो मुझे पहले से मिला था, जो मैंने ऊपर कहा था कि सुपर नाइट्रेट से मिलेगा, उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इसमें डालने के बाद मेरा इसके अंदर सारे सेल में जितने मेम्ब्रेन है उनका लिपिड्स होगा, बट मुझे ये पता है कि हर एक लिपिड जो बेसिकली मेरे जो लिपिड्स का लेट्स से जो मेरे लिपिड्स है वो लिपिड्स बेसिकली मेरे उतने उतने प्रोटीन के साथ बेसिकली ये करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले, मतलब स्पेसिफिसिटी है मेरा। तो मुझे पता है कि लेट्स से मेरे पास जो मेरा ये है लिपिड है, तो अगर लेट्स से अभी मुझे ये पता है कि जो मेरा बेसिकली मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड के कॉम्पोजिशन से बना है। तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स से फॉस्फोटिडिलकोलिन का मुझे इतना कॉन्सेंट्रेशन, कार्डियोलिपिन का इतना और फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन का इतने कॉन्सेंट्रेशन जब मेरे मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा, तो तब जाके जो ये मेरे यूनिक प्रोटीन से जो 50 यूनिक प्रोटीन से उन हर एक 50 यूनिक प्रोटीन का जब इंटरैक्शन होगा तो इन सब के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का इंटरैक्शन होगा। तो इसकी वजह से जब मेरी लिपिड्स लेट्स से मुझे कार्डियोलिपिन है, तो फर्स्ट वाले लेट्स से मेरे जो मेरा मेम्ब्रेन है, मुझे लेट्स से जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया लेट्स से फर्स्ट थर्ड और 10 है, तो फर्स्ट यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है और 10th जो है लेट्स से मेरा नीचे है यही कहीं। तो इस पर फर्स्ट थर्ड और 10th पर मुझे कार्डियोलिपिन का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा जितना मेरा मेम्ब्रेन में था, तो इतना लेट्स से मुझे मिल गया। तो और मुझे ये भी मुझे पता है, और मुझे पता है कि मेरे लिपिड्स के अंदर स्फिंगोमाइलिन ये नॉट मेरे लाइक स्फिंगोलिपिड्स है, तो ये स्फिंगोलिपिड्स का भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा जैसे फर्स्ट 310 को मिलेगा। तो ऐसे करते करते मुझे ये पता है, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा जो लिपिड्स है हर एक लिपिड का कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन उस एक पर्टिकुलर मेरा इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट बेसिकली जो प्रोटीन मुझे मिला है उसको मुझे पता है कि मेरा लेट्स से कार्डियोलिपिन का लेट्स से 20% है, जैसे फॉस्फोटिडाइल इथेनॉलमाइन का 5% है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन का लेट्स से 10% है। तो मुझे पता है फर्स्ट के लिए बेसिकली इतना है, तो थर्ड के लिए भी जो मेरा ये रहेगा
मुझे और ये भी मुझे पता है कि लेट्स से मेरा फर्स्ट के लिए बेसिकली इतना है, थर्ड के लिए जो मेरे रहेगा उसके लिए भी मुझे कुछ तो कंसंट्रेशन मिलेगा। लेट्स से कार्डियोलिपिन का लेट्स से जो मुझे मिला 10% मिला, इसके लिए मिलेगा। तो मैं फिर क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट है और थर्ड है, ये मुझे पता है कि लेट्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे, तो गिवन इन्फॉर्मेशन मुझे अभी ये पता है कि फर्स्ट और थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है करके, क्योंकि मैंने पता है, मैंने कहा था कि ये गिवन डेटा है करके, तो ये मुझे पता है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, कार्डियोलिपिन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है ऐड करूँगा और कहूँगा कि ओके मेरा 20 + 30 लेट्स से कार्डियोलिपिन यहाँ मुझे 20% मिला था और लेट्स से ये 30% मिला था, तो कार्डियोलिपिन जो है मेरा 50% यहाँ पे मुझे मिल गया है करके। द पॉइंट इज मुझे अभी कैसे पता चलेगा कि कार्डियोलिपिन मुझे वहाँ 20% मिला है मेरे प्रोटीन का जो बेसिकली ये है ना, या प्रोटीन को यहाँ कैसे मुझे पता चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे सारे लिपिड्स है, जो मैंने अभी आपको कहा था कि मैं फर्स्ट अजम्पशंस था मेरा, जो अजम्पशंस में मैंने लिखा था कि मुझे पता है कि जो मैंने लिपिड लिया उसका जो मेरा प्रॉपर्टीज क्या है, जो मेरा उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब पता है। इसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, एक डाई डिजाइन कर सकता हूँ, फ्लोरोसेंट डाई डिजाइन कर सकता हूँ, जो हर उस पर्टिकुलर लिपिड को जाके ही स्पेसिफिकली बाइंड करेगा, और वो पर्टिकुलर डाई का जो कलर होगा वो अलग होगा, मतलब कोई ब्लू कलर का देगा। लेट्स से मेरे पास कार्डियोलिपिन है, मैं कार्डियोलिपिन को ब्लू कलर के डाई से ये कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। साइमल्टेनियसली मेरा लेट्स से जो मेरा ये है क्या है, मेरा लेट्स से मेरा जो ये फॉस्फोटिडाइल कोलिन है, वो फॉस्फोटिडाइल कोलिन को रेड से कर देता हूँ। ऐसे करते करते मैं जितने सारे लिपिड्स है उन सारे को अलग अलग इससे कर दूंगा, कलर से कर दूंगा, और मुझे पता है कि हर एक का जो पोजीशन है वो क्या है, प्रोटीन का, तो हर एक प्रोटीन के पोजीशन की वजह से वो इंटरेक्शन जनरेट होगा, उसकी वजह से मुझे पता मैं बेसिकली बाद में लास्ट में एडिशन कर सकता हूँ मेरे इतने इतने मेरे जो ये है लिपिड्स से, उनका एडिशन करके बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर जो स्टेबल मेम्ब्रेन था मेरा सेल का, इस स्टेबल मेम्ब्रेन पे जो मेरे प्रोटीन्स थे जो जैसे 1 3 10 थे, उनके उनको अगर मुझे बेसिकली इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पे जो है स्टेबलाइज फॉर्मेट में रखना है, तो मेरा लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए करके ये मैं बता सकता हूँ एट द लास्ट। यहाँ पे अगर मुझे मेरा जो ये है मेरा जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बो लिपिड्स है, उनको मुझे कार्बोहाइड्रेट के जो मोइटीज होते हैं उनके साथ मुझे अटैच करना पड़ेगा, और फिर मुझे जाके उस पर टैग लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं जो है मेरा मेरा टैगिंग का जो प्रोसेस है मैं वो करूँगा। सो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे गाइस, कि लाइक इतना ही था, मैंने आज जस्ट प्रोटीन प्यूरिफिकेशन को बताया है कि लाइक क्या है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है कि लाइक लिपिड को कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्रोटीन को कैसे कर सकते हैं, और अच्छा अच्छा आपको आइडियाज़ मिलेगा कि लाइक क्या होता है करके, आप बुक्स भी रीड कर सकते हैं। आज हमने बेसिकली मोस्टली देखा कि जो हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो वो क्या है, उनका जो अजम्पशंस है वो मेरे क्या है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उनके अंदर अजम्पशंस मेरे जो बेसिकली है वो क्या है, उसका बेसिकली जो लेट्स से मेरा अजम्पशंस हुआ है तो मैंने उसके बेसिस पे कैसे मैंने क्वांटिफाई किया लिपिड की कॉम्पोजिशन को, हमने वो देखा है। और मैंने जो ये बेसिकली क्वेश्चंस है जो इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं उनका भी जस्ट आपको एक आइडिया दे दे कि ऐसा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सर अजम्पशंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर बेसिकली पूछ सकते हैं कि अगर ये आपको नॉलेज है तो ये बेसिकली आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अलग फॉर्म हो सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बायो को प्लीज़ आप रट्टा मार के मत पढ़िए, लॉजिकल वे में स्ट्रक्चरल वे में आप पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। जय श्री राम।